नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी माइंड ब्लोइंग कहानी डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं बल्कि ह्यूमन रेजिलियंस का एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है। जरा सोचिए, कैसे एक अनएम्प्लॉयड क्लर्क ने बार बार आने वाले एक्सट्रीम क्राइसिस को एक ग्लोबल लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एम्पायर में बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं दी ओबरॉय होटल्स और उनके संस्थापक मोहन सिंह ओबरॉय की। तो बिना किसी देरी के आइए इस फैसिनेटिंग सफर की शुरुआत करते हैं। साल 1922 की बात है। एक विविड सीन इमेजिन कीजिए। शिमला का मशहूर अल्ट्रा लग्जूरियस सेसिल होटल, जहां हाई प्रोफाइल गेस्ट्स और टॉप ब्रिटिश ऑफिशियल्स का आना जाना लगा रहता था। इस शानदार बिल्डिंग के ठीक बाहर एक 23 साल का नौजवान खड़ा है जिसका नाम था मोहन सिंह ओबरॉय। वो वहां सिर्फ एक क्लर्क की छोटी सी नौकरी पाने की उम्मीद से आया था, लेकिन उसके साधारण पहनावे को देखकर होटल के गार्ड ने उसे दरवाजे से ही भगा दिया, अंदर घुसने तक नहीं दिया। अब यहां सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल यह उठता है कि जिस आदमी को गार्ड ने दरवाजे से निकाल दिया, वो आगे चलकर एग्जैक्टली उसी होटल और ऐसी कई लग्जरी होटल चेन्स का मालिक कैसे बन गया। सेक्शन 1, रिजेक्शन एट द सेसिल। इस इनक्रेडिबल सफर की शुरुआत एक काफी दर्दनाक बैक स्टोरी से होती है। मोहन जब सिर्फ 6 महीने के थे, तभी एक महामारी में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उनकी मां ने अकेले उन्हें पढ़ाया। उन्होंने लाहौर में अपनी पढ़ाई पूरी की और वहां एक शू फैक्ट्री में जॉब शुरू की। लेकिन साल 1922 में जब ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में मैसिव प्रोटेस्ट्स होने लगे, तो वो शू फैक्ट्री कंप्लीटली बंद हो गई। एक नई शादीशुदा जिंदगी और एक छोटी बच्ची के पिता होने के बावजूद मोहन रातों रात अनएम्प्लॉयड हो गए। ये वो मेजर क्राइसिस था जिसने उन्हें नौकरी की तलाश में शिमला आने पर मजबूर किया, जहां उन्हें सेसिल होटल के बाहर उस ह्यूमिलिएटिंग रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या वो वापस लौट गए? बिल्कुल नहीं। यहां उनकी परसिस्टेंस वाकई देखने लायक है। उन्होंने होटल के बाहर तब तक वेट किया जब तक वहां का मैनेजर खुद बाहर नहीं आया। जैसे ही मैनेजर बाहर आया, मोहन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश में सीधे उससे नौकरी मांग ली। उनकी इंप्रेसिव इंग्लिश और आत्मविश्वास ने मैनेजर पर इतना सॉलिड इंपैक्ट डाला कि रिजेक्शन के अगले ही दिन उन्हें सीसिल होटल में क्लर्क की पोजीशन मिल गई और उनकी शुरुआती सैलरी थी सिर्फ 50 रुपए महीना। अब देखिए, एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होता तो शायद बस अपना काम करता और घर चला जाता, राइट? लेकिन एक विजनरी हमेशा सिस्टम को बेहतर बनाने का रास्ता ढूंढता है। मोहन का मेन काम होटल की कोल यानी कोयला सप्लाई मैनेज करना था। उन्होंने बहुत जल्दी नोटिस किया कि होटल में अननेसेसरीली बहुत महंगा कोयला इस्तेमाल हो रहा है। यहीं पर उन्होंने अपना पहला बड़ा बिजनेस इनोवेशन किया। उन्होंने महंगे कोयले को सस्ते कोल डस्ट बॉल से रिप्लेस करवा दिया। ये बॉल्स न सिर्फ बहुत सस्ते थे बल्कि धीरे जलते थे, जिसकी वजह से रात भर बॉयलर्स गर्म रहते थे। इस एक सिंपल कॉमन सेंस आइडिया ने होटल के हजारों रुपए बचाए और मोहन को मैनेजमेंट की नजरों में एकदम स्टैंड आउट कर दिया। सेक्शन 2, अक्वायरिंग क्लार्क्स होटल। सेसिल के उस वक्त के मैनेजर थे मिस्टर क्लार्क्स। उन्होंने आगे चलकर अपना खुद का एक नया होटल खरीदा और उसका नाम रखा क्लार्क्स होटल। अब क्लार्क्स अच्छी तरह जानते थे कि मोहन के पास होटल ऑपरेशंस की एक एक्सेप्शनल समझ है, इसलिए उन्होंने मोहन को एक ऑर्डिनरी क्लर्क के तौर पे नहीं बल्कि सीधे एक पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया। ये उनके करियर का एक बहुत बड़ा लीप था और इस नए सफर में उनकी पत्नी इशरन देवी ने भी बराबर का साथ दिया। उन्होंने पर्सनली मार्केट जाकर क्वालिटी सप्लाईज लाने का जिम्मा उठाया ताकि खर्चे भी कंट्रोल में रहें और क्वालिटी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। पर लाइफ में चीजें इतनी आसान कहां होती हैं। जल्दी ही उनका पहला बड़ा फाइनेंशियल संकट उनके सामने खड़ा था। क्लार्क्स की पत्नी अचानक बहुत बीमार पड़ गईं और उन्हें तुरंत वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा। जाते जाते उन्होंने मोहन को पूरा होटल 20,000 रुपए में खरीदने का ऑफर दिया। उस जमाने के हिसाब से 20,000 रुपए एक मैसिव माइंड बॉगलिंग अमाउंट था। मोहन के पास इतने पैसे थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दिया। इशरन देवी ने बिना सोचे अपने सारे गहने बेच दिए और बाकी बचे अमाउंट के लिए मोहन ने अपने गांव के एक मनी लेंडर से बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया। ये उनकी लाइफ का पहला सबसे बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क था। सेक्शन 3, रिवाइविंग द ग्रैंड होटल। अगर कोई एक कदम था जिसने मोहन सिंह ओबरॉय का पूरा करियर डिफाइन किया, तो वो था कलकत्ता का ग्रैंड होटल। ये कोई आम होटल नहीं था। 500 कमरों वाला ये होटल पूरे इंडिया के सबसे लग्जूरियस होटल्स में गिना जाता था। लेकिन वहां कंटैमिनेटेड पानी की वजह से एक डेडली टाइफाइड आउटब्रेक हुआ जिसमें 6 लोगों की जान चली गई।
होटल रातों रात कंप्लीटली अबैंडन हो गया और उसकी रेपुटेशन टोटली डिस्ट्रॉय हो गई। ऐसे टाइम पे मोहन ने अपना केयरफुली सेट किया हुआ शिमला का होटल छोड़कर इस टॉक्सिक और बर्बाद हो चुके ग्रैंड होटल को 8,000 रुपए महीने के लीज पर लेने का क्रेजी फैसला किया। ये एक ऐसा रिस्क था जो उन्हें कंप्लीटली बैंकरप्ट कर सकता था। तो आखिर इस अबैंडन्ड बिल्डिंग को दोबारा जिंदा कैसे किया गया? मोहन ने 4 एग्जैक्ट ऑपरेशनल स्टेप्स इंप्लीमेंट किए। स्टेप 1, एक मैसिव डीप क्लीन ऑपरेशन चलाया। बिल्डिंग के एक एक कोने और पुराने शैंडलियर्स को साफ किया। स्टेप 2, उन्होंने पुराने शेफ्स और स्टाफ को ढूंढकर वापस हायर किया, क्योंकि इस होटल के ऑपरेशंस को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। स्टेप 3, ये सबसे क्रूशियल था। उन्होंने सारे पुराने पाइप्स उखाड़ फेंके और कंप्लीटली नया प्लम्बिंग सिस्टम लगवाया, ताकि टाइफॉइड का खतरा जड़ से खत्म हो जाए। और स्टेप 4, एक स्ट्रिक्ट मॉर्निंग रूटीन शुरू की, जहां वो रोज पर्सनली स्टाफ की हाइजीन और यूनिफॉर्म चेक करते थे। इन 4 मैजिकल कदमों ने सिर्फ होटल की शान ही वापस नहीं लौटाई, बल्कि लोगों का ट्रस्ट भी दोबारा जीत लिया। अब जैसे ही होटल प्रॉफिट में आने लगा, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। ब्रिटिश आर्मी को हजारों सोल्जर्स के ठहरने के लिए स्पेस चाहिए थी और उन्होंने ग्रैंड होटल को लीगली अपने कब्जे में लेने का आदेश दे दिया। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इसका मतलब था बिजनेस क्लोज और स्ट्रेट बैंक्रप्सी। लेकिन यहां मोहन की मास्टर पिवट स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है। उन्होंने बिना पैनिक किए तुरंत होटल का सारा महंगा लग्जरी सेटअप, टपस्ट्रीज और किंग साइज बेड्स हटाकर उन्हें सेफली स्टोर कर दिया और उनकी जगह बेसिक कैंप कॉट्स और डॉर्मेट्री सेटअप कर दी। उन्होंने इस क्राइसिस को लिटरली एक स्पेस मैनेजमेंट एक्सरसाइज में बदल दिया। और उनके इस मास्टर स्ट्रोक का नतीजा बेहतरीन। ब्रिटिश आर्मी आमतौर पर एक सोल्जर के रुकने के लिए 12 रुपए खर्च करती थी। मोहन ने उन्हें सीधा 10 रुपए पर सोल्जर का पिच दिया। आर्मी के पैसे बच रहे थे तो डील तुरंत लॉक हो गई। लेकिन रियल जीनियस मूव ये था कि उन्होंने एक्स्ट्रा स्पेस बनाने के लिए कॉरिडोर्स को भी डॉर्मेट्रीज में बदल दिया। जिस होटल की नॉर्मल कैपेसिटी 1400 थी, वहां उन्होंने 4000 सोल्जर्स को ठहराया। 10 रुपए के हिसाब से वो हर दिन का 40,000 रुपए कमा रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने तक इस अकेली डील ने उन्हें करोड़ों रुपए का मुनाफा दिया। सेक्शन 4, बिल्डिंग द एम्पायर। अब यहां से विजन और बड़ा हो गया था। मोहन का सपना सिर्फ होटल चलाना नहीं था, उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा लग्जरी एम्पायर बिल्ड करना था। उन्होंने अपने वॉर टाइम प्रॉफिट्स का स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करके एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया यानी AHI के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया। AHI कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, ये इंडिया के 8 सबसे लग्जरियस होटल्स का ग्रुप था और देखते ही देखते उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक हासिल कर लिया। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या थी? इस एक्विजिशन के साथ ही वो ऑफिशियली शिमला के उस सेसिल होटल के मालिक बन गए, जिसने उन्हें सालों पहले क्लर्क की नौकरी के लिए दरवाजे से भगा दिया था। व्हाट अ फुल सर्कल मोमेंट। लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें इंटरनेशनली बेस्ट बनना था। साल 1952 में उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। वो एक वर्ल्ड टूर पर निकले और लंदन के डोचेस्टर से लेकर दुनिया के 25 सबसे टॉप होटल्स में रुके। उनके हाथ में हमेशा एक नोटबुक होती थी। वहां वो मिटिकुलसली नोट करते थे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किचन लेआउट कैसा है, रूम डिज़ाइन, पब्लिक एरियाज, मेन्यू और रूम सर्विस कैसे काम करते हैं। इंडिया वापस आकर उन्होंने ये सारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अपने होटल्स में इंप्लीमेंट किए, ताकि उनकी क्वालिटी लिटरली वर्ल्ड क्लास हो सके। उसके बाद 1955 में एक और मैसिव इनोवेशन सामने आती है। उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में बहुत से रॉयल पैलेसेस ऐसे ही खाली पड़े हैं। उन्होंने तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और रॉयल फैमिलीज के साथ नेगोशिएट किया। कश्मीर के गुलाब भवन पैलेस को उन्होंने लीज पर लिया और इसे एक स्टनिंग लग्जरी डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये इंडिया का पहला रियल पैलेस होटल था। इस एक मूव ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक कंप्लीटली नई और ग्रैंड कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी। सेक्शन 5, द अल्टीमेट मुंबई चैलेंज। 1970s आते आते ओबरॉय ग्रुप इंडिया का अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुका था। लेकिन बिजनेस में चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते। अब उनका मुकाबला रैपिडली एक्सपैंड हो रहे ताज होटल ग्रुप से था। मोहन को पता था कि अगर डोमिनेंस बनाए रखनी है तो उन्हें ताज के ही फ्लैगशिप सिटी मुंबई में उन्हें टक्कर देनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने मुंबई में बिल्कुल स्क्रैच से एक 500 रूम 34 स्टोरी टॉल होटल बनाने का एक बेहद फॉर्मिडेबल और मुश्किल फैसला लिया। ये प्रोजेक्ट किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। शुरुआती बजट जो 7 करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते 20 करोड़ तक जा पहुंचा। फाइनेंशियल प्रेशर इतना सिवियर था कि प्रोजेक्ट के लोन पर डेली इंटरेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, हर दिन का इंटरेस्ट 1,20,000 रुपए हो गया था। लग रहा था कि पूरा एम्पायर इस डेट के नीचे क्रश हो जाएगा। लेकिन
72 साल की उम्र में मोहन सिंह ओबरॉय ने हार नहीं मानी। वो खुद मुंबई आए और 6 महीने तक वहीं कैंप लगाकर पर्सनली हर एक डिटेल को सुपरवाइज किया ताकि प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा हो। 1973 में आखिरकार होटल ओपन हुआ, पर सांस लेने का वक्त कहाँ था। 1975 में इमरजेंसी लग गई और टूरिज्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गई। ओबरॉय ग्रुप एक बार फिर कंप्लीटली बैंक्रप्सी के एज पर था, पर कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। ठीक उसी वक्त मिड 70s में लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसकी वजह से वहां जाने वाले वेल्दी अरब टूरिस्ट्स अब लेबनान की जगह मुंबई आने लगे। ये एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लक्स था जिसने डायनामिक्स बदल दिए। मोहन ने इस शिफ्ट को एक सेकंड में पहचान लिया और एक रैपिड जीनियस पिवट एग्जीक्यूट किया। उन्होंने इंस्टेंटली अपने 200 स्टाफ मेंबर्स के लिए अरेबिक के क्रैश कोर्सेज लगवाए, सारे मेन्यूज और रूम सर्विस डायरेक्टरीज को अरेबिक में ट्रांसलेट करवाया, और तो और फूड एक्सपीरियंस को कंप्लीटली मॉडिफाई करके ऑथेंटिक अरब डिशेज इंट्रोड्यूस किए। रिजल्ट, उनका होटल इस नए अरब मार्केट की एब्सोल्यूट फेवरेट जगह बन गया। इस तेज अडेप्टेबिलिटी की वजह से सारा का सारा डेट एलिमिनेट हो गया और उन्होंने एक बार फिर अपने एम्पायर को बचा लिया। और इसी जर्नी से निकलकर आती है उनकी सबसे पावरफुल फिलॉसफी, नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग दैट इज सेकंड बेस्ट। एक जॉबलेस क्लर्क से शुरू करके 32 होटल्स का ग्लोबल एम्पायर खड़ा करना कोई लक नहीं था, ये उनकी इसी जिद का नतीजा था। चाहे क्राइसिस में कोल बॉल्स का यूज हो या ओवरनाइट स्टाफ को अलाबिक सिखाना, उन्होंने हर बार एक्सीलेंस और अडेप्टेबिलिटी को चुना। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये सोचने वाली बात है कि हम इन रिलेंटलेस स्टैंडर्ड्स को अपने काम या बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इस एनालिसिस से जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा।